हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अभी हम कंसेप्ट लेक्चर 7 पर पहुंच गए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के। इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड के वे वाले क्वेश्चन जिनके अंदर हम ट्रेन्स की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, उनसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जिनको प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के नाम से अलग से आपको करवाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये रिलेटिव स्पीड का ही एक पोर्शन है, तो मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं इसी के अंदर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये डाउट मत लेकर आना कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स तो नहीं करवाया, बस वो रिलेटिव स्पीड के अंदर करवा रहा हूँ। क्लियर है? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। इस लेक्चर के बाद आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट कर दें फिर। चलिए जी, ट्रेन्स में और कार में क्या खास है रिलेटिव स्पीड? सर कंसेप्ट तो रिलेटिव स्पीड का ही है, फिर ये अलग से ट्रेन वाले आप क्यों करा रहे हो? बिकॉज क्या होता है कि कार तो होती है छोटी सी और ट्रेन होती है बहुत लंबी। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को क्रॉस करेगा, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन किसी ने बनाने हैं तो ट्रेन के ऊपर बनाने ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, कार उतनी बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो इनकी लेंथ के कारण तो मेनली क्या होएगा, जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें एक चीज़ दूसरे को क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देती है इतने टाइम में। कभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, कभी वो सेम डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो जब भी दो ट्रेन या कोई भी दो चीज़ जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो मैंने आपको बता रखा है जब भी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड का सम लेंगे। ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, जब भी चीज़ें सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं तो क्या होता है, तो हम उनकी स्पीड्स का डिफरेंस लेते हैं। तो ये कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ये कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा, ये सेम ही है। जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है उनके अंदर एक नया कंसेप्ट आता है। नया कंसेप्ट क्या आता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली रटवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक बार फिजिकली दिखा दूँ, प्रैक्टिकली दिखा दूँ क्या होता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मान लो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में, फर्क नहीं पड़ता, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। ये मैं आपको अभी डेमो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिकली आपके सामने। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि दो ट्रेन ने एक दूसरे को, अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं, दो ट्रेन ने एक दूसरे को अगर ऐसे क्रॉस करेंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये पेन जो है ये इस कलर का है, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? ये लो, ये देखो। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे ऐसे, अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे ये सेम डायरेक्शन में हो, तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या होएगा, उस क्रॉसिंग के दौरान जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, वो टोटल डिस्टेंस उस क्रॉसिंग के दौरान एक दूसरे को क्रॉस करने में, दैट इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। सर कैसे? अभी देखते हैं। अपने पास एक ये बस है लाल और एक ये ब्लू बस है, इन दोनों को क्रॉस करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये दुनिया के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट पर लागू होता है तो इन दोनों बसों पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मैं इस लाल बस को यहीं पर खड़ी रखूंगा, इस ब्लू बस को मैं इधर लेकर आऊंगा, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये ब्लू बस अगर इस लाल बस को कंप्लीटली क्रॉस करना चाह रही है, तो जब इसने इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया और जब इसने क्रॉस करना खत्म किया तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। यहाँ पर लाल बस खड़ी है, अगर लाल बस चलेगी तो ये दोनों मिलकर उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो जो चल रहा है उसको कवर करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस उतना ही कवर करना पड़ेगा। कैसे? देखो, अभी ब्लू बस ने जस्ट इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया है, बिल्कुल ऐसे एक लाइन में मैंने ले रखे। ब्लू बस ने इसको जस्ट क्रॉस करना स्टार्ट किया है, तो ब्लू बस के ऊपर मैं एक पॉइंट बना दूं, मान लो ऐसे गोल गोल। आप ऐसे पॉइंट भी नहीं, आप ऐसे मान लो, ऐसे ब्लू बस के इस सिरे को देखो बस, कि बिल्कुल सामने जो है इस एज को देखना आपने। ब्लू बस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो एज है इसको देखना है कि इस एज ने ब्लू बस के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो अभी ब्लू बस जस्ट रेड बस के
को क्रॉस करने के लिए स्टार्ट करने वाली है जस्ट। तो अभी ब्लू बस स्टार्ट करेगी, देखना हाँ, तो ब्लू बस जब स्टार्ट हुई तो रेड बस यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट किया। अभी ब्लू बस एग्जैक्टली कहाँ पर आ गई? अभी ब्लू बस ने एग्जैक्टली रेड बस के एंड पर आ गई। तो ब्लू बस के स्टार्टिंग का पॉइंट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, ब्लू बस ने यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल अभी तक। ये यहां से लगी थी, यहां से यहां तक आई है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? ये रेड बस के स्टार्टिंग से लगी थी और रेड बस के एंड तक पहुंच गया इसका मुंह। रेड बस के स्टार्टिंग से लेकर रेड बस के एंड तक इसका मुंह पहुंच गया। तो इसने रेड बस की लेंथ जितनी, रेड बस की जितनी लेंथ है उतनी दूरी कवर कर ली फिलहाल तक। ठीक है, क्या अब क्रॉस कर ली? अभी भी क्रॉस नहीं की, इसके साइड में पड़ी है। तो अब इसको क्या करना है, ये यहां पर है, इसने रेड बस के एंड तक तो ये आ गई, लेकिन इसने खुद की बॉडी को भी तो निकालना है ना। अभी तो क्रॉसिंग मानेंगे नहीं, यहाँ के बंदे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के बंदे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगी, खुद की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ और आगे आएगी ऐसे। ठीक है, खुद की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ और आगे आएगी। ये लो, इसने खुद की लेंथ को भी निकाल लिया। पहले इसका मुंह यहां पर था, अब इसका मुंह यहां पर है, तो यहां पर इसने उतनी लंबाई कवर कर ली जितनी ब्लू बस की लेंथ है। यहां पर ये जो लंबाई इसने कवर की थी ये वो है जितनी रेड बस की लेंथ है। तो टोटल जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जितनी उन दोनों की लेंथ है। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया। ठीक है जी, क्लियर है? उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो चाहे चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में, अब ये लाल बस तो खड़ी है, अब लाल बस का मुंह उधर है या मुंह इधर है उससे कोई फर्क पड़ता है? लाल बस का मुंह मैं इधर कर दूं ऐसे घुमाकर, ये लो इधर लाइटें हो जाएं उधर वो हो जाए, तो भी ब्लू बस को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको क्रॉस करते हुए। तो जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती। हम देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है स्पीड के लिए। जब आप स्पीड निकालना चाहोगे कि इस क्रॉसिंग की स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड यूज होगी। अगर आप ये देखोगे इस क्रॉसिंग में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, इस क्रॉसिंग में ये होएगा। क्लियर है? तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे कि एक ट्रेन है, अब आपने मुझे बताना है कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ इस सिचुएशन में। एक ट्रेन है, एक पोल को कवर कर रही है, एक पोल को क्रॉस करेगी, तो एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो मैंने क्या बोला है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दोनों की लेंथ का सम। तो यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल होएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ प्लस इस पोल की लेंथ। लेकिन पोल की लेंथ जो हो नेग्लिजिबल मानी जाती है, कितना सा चौड़ा होता है पोल, थोड़ा सा तो होता ही है। और ट्रेन कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो पोल हुआ, पेड़ हुआ, आदमी हुआ, ऐसी चीजें हैं इनकी लेंथ को कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर? आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो गया तो भी कितना मोटा हो जाएगा, उसकी लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल ही रहेगी। तो क्या है, जब भी ऐसा केस हो कि ट्रेन किसी पोल को कवर करे, आदमी को कवर करे, पेड़ को कवर करे, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली जाती है। क्लियर है? सिर्फ ट्रेन की लेंथ। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तो प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इस क्रॉसिंग के दौरान जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इस क्रॉसिंग के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्लियर है? जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में करे या सेम डायरेक्शन में करे, तो इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल होएगा क्रॉसिंग में, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ। क्लियर है जी? समझ गए? ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। बताओ जी। यहाँ पर आप अभी तो क्वेश्चन की रकम नहीं है, आप कैसे बताओगे? पूछूंगा मैं भी, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आपके सामने मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, उनके अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा पहले ये बता दूं। यहाँ पर एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ बताऊंगा मीटर में। ठीक है, ये इस ट्रेन की स्पीड बताऊंगा किलोमीटर पर आवर में, ट्रेन की लेंथ मीटर में होगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी। ये ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि भैया ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है। कभी कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है पोल है, तो पोल तो चलते नहीं है, है ना,
तो अगर कभी कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बंदा है, ट्रेन है, जो भी है, तो उसकी डायरेक्शन बताऊंगा और ऑब्जेक्ट की स्पीड बताऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो स्पीड होगी, उसकी डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है टाइम कि इस क्रॉसिंग के अंदर टाइम कितना लगेगा। तो मेरे भाई क्या होएगा, यही फॉर्मूला यूज होएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस होएगा सम ऑफ लेंथ्स, स्पीड डिपेंड करेगी वो किस डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों मूव कर रहे हैं, मान लो दोनों मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हुए क्रॉसिंग के दौरान, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस। ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो सम। कभी कभी होएगा एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो जो मूव नहीं कर रहा जो ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड 0 है, वो खड़ा है वहां पर, तो सिर्फ स्पीड किसकी यूज होगी, जो मूव कर रहा है उसकी, वो दूसरा तो हिल नहीं रहा। ठीक है, और मैंने टाइम आपसे पूछा है, तो आप क्या देख लोगे कि पूरी क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बटे में क्रॉसिंग के अंदर स्पीड कितनी यूज हुई, आपको टाइम मिल जाएगा। सिर्फ ये दो चीज देखनी है। डिस्टेंस हमेशा होएगा सम, डायरेक्शन ऑपोजिट हो या सेम, और स्पीड डिपेंड करती है उनकी डायरेक्शन के ऊपर। क्लियर है? तो अब आपके सामने पेश कर दूं क्वेश्चंस, अब आप बता दोगे। चलो वीडियो को पॉज करके एक बार ये बताओ। चलो जी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें बताना है टाइम, कि टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का टाइम बताएंगे। तो जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी? सर सिर्फ ट्रेन की लेंथ, क्योंकि पोल की लेंथ मैटर नहीं करती। इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, एंड गर्ल, जो भी है, ठीक है। डिस्टेंस टोटल 300 मीटर ट्रैवल होएगा इस क्रॉसिंग के अंदर, ठीक है। पोल मूव होते हैं, हमारे गांव में तो नहीं होते, आपके गांव का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो पोल मूव नहीं होते तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होते, स्पीड भी 0 है, ठीक है। तो स्पीड किसकी यूज होएगी? क्रॉसिंग के अंदर डिस्टेंस इतना क्रॉस करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदल दो मेरे भाई। छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, 5/18, ये आ जाएगा जी आपका टाइम। यहाँ पर जो आप लिखोगे 18 3 54, 3 से ये गया, 5 से गया 20 पर, तो 20 सेकंड लगेंगे। तो मैंने किया क्या है, एक बार फिर से बता दूं कि इस क्रॉसिंग के दौरान जब ये ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, बटे में स्पीड कितनी स्पीड से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, जब एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस करेगी तो भैया डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जो भी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि मैन इतने मोटे नहीं होते कि उनकी लेंथ को कंसिडर करें, ठीक। और डायरेक्शन, मैन मूव कर रहा है, खड़ा नहीं है मैन, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनका डिफरेंस, तो 90 और 36 का डिफरेंस, यानी कि 54। 90 - 36 54, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्रॉसिंग 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस मीटर में है। अभी आंसर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। 18 3 54, 5 3 15, 15 3 45, 30 सेकंड। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा जी? 30 सेकंड। क्लियर है? आर वी गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है हमें? ये बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपका थोड़ा सा बेस बिल्ड कर दें, फिर एक्चुअल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। जब एक ट्रेन एक बंदे को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल होएगा उस क्रॉसिंग के दौरान। क्रॉसिंग के दौरान का टाइम मैं पूछ रहा हूँ, तो 250 मीटर प्लस मैन की लंबाई, तो मैन की लंबाई 0 है, तो ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई ऑपोजिट डायरेक्शन में बंदा ट्रैवल कर रहा है 36 की स्पीड से, तो अब की बार सम होएगा 144 + 36, यानी कि 180 की स्पीड से क्रॉसिंग होएगी। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। 18 से 18 गया, 50 से जाएगा 5 पर, 5 सेकंड लगेंगे मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है। देखो एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ का सम, 150 + 200, यानी कि 350 मीटर डिस्टेंस कवर होएगा इस क्रॉसिंग के दौरान। प्लेटफॉर्म वहीं पर खड़े रहते हैं, मूव नहीं होते, तो डायरेक्शन कुछ होएगी नहीं है। तो ये जो भी लिखी है प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन नहीं लिखी, इसकी लेंथ लिखी है, ठीक है, 200 मीटर। तो ट्रेन की, हाँ ये इसकी लेंथ तो मैंने लिख ली, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म मूव नहीं होते, डिस्टेंस तो हम लिख चुके हैं, प्लेटफॉर्म मूव नहीं होते,
तो स्पीड जो यूज़ होगी वो ट्रेन की स्पीड यूज़ होगी 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दूँ, 18 7 7 5 35 तो 10। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट, एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कवर होएगा ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, वो ब्रिज की लेंथ है 175 प्लस 225 400 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर होएगा। तो इतना डिस्टेंस कवर होएगा कितनी स्पीड पर, क्योंकि ब्रिज भी मूव नहीं करते हैं। तो ट्रेन की स्पीड के साथ 90 की स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 18 5 90, 5 और 5 25 होते हैं, 25 चौके 100 4 चौके 16 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये बेस है आपके प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का, इसे इक्वेशन के अंदर सब कुछ आ गया। इसी अंडरस्टैंडिंग के कारण अब हम आगे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। ये लो, आपके भाई को अच्छी तरीके से पता है आपकी कैसे प्रैक्टिस करानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सारा कंसेप्ट का बेस आपके दिमाग में कैसे फिट करना है। ठीक, तो अभी आपने सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या करेगा, वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में से कोई भी 2 चीज़ बताएगा और तीसरी पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो मजबूर है, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल नहीं है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल तक नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 वेरिएबल हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। कोई भी 2 बताकर तीसरा पूछेगा। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करें तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ का सम। ठीक है, स्पीड क्या होती है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, टाइम वो बता देगा या पूछ लेगा। क्लियर है, इसी फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, एक स्टेप के अंदर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसिस ए टनल इन 1 मिनट, द लेंथ ऑफ द टनल। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द टनल, यानी उसने हमसे पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस क्रॉसिंग के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन। 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ 800 मीटर है और टनल की लेंथ को मैंने मान लिया है GT। तो ये टोटल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस क्रॉसिंग के दौरान स्पीड किसकी यूज होगी, सर ट्रेन की यूज होगी, टनल तो मूव करती नहीं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल दूं, जी हाँ। अब यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी 5/18 और 18/5 की। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल दी। टाइम ये हो गई स्पीड, टाइम कितना लग रहा है भाई 1 मिनट, लेकिन मुझे सेकंड्स में चाहिए यानी कि 60। तो बस खत्म बात, एक स्टेप लिखो, आंसर करो। करें इसको सोल्व। 6 3 18, 3 से जाएगा 26 पे। ठीक है, तो ये हो गया जी 1300। 800 में क्या जोड़ूं कि 1300 आए, 500, यानी कि टी की वैल्यू है 500। 800 और 500 1300, आंसर इज 500। क्लियर, कोई भी परेशानी इसमें, एक बार सोच लो, कोई भी परेशानी हो तो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे परेशानी होएगी भी तो धीरे धीरे कवर हो जाएगी, वो तेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बताओ, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। मन ही मन में हमें देखना है कि इनमें से क्या गिवन है, क्या पूछा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है। ठीक है, इफ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की स्पीड मैटर करती है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं होते। स्पीड गिवन, क्रॉसिंग की स्पीड गिवन, ट्रेन की स्पीड ही होगी। इन 1 मिनट टाइम गिवन। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा। ठीक, बस खत्म बात, समझ गए ना। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है, तो मैंने ट्रेन की लेंथ x मान ली, प्लेटफॉर्म की लेंथ x मान ली। तो क्रॉसिंग के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रैवल होएगा, दोनों की लेंथ का सम, तो x + x 2x। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल होएगा भाई साहब क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग में स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर, मैंने मीटर में मानी है, मीटर में माना करो ट्रेन की, किलोमीटर में नहीं होते यहाँ पर। तो स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 कर दिया। कितना टाइम लगा इस क्रॉसिंग में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। खत्म बात, x की वैल्यू निकालो, बताओ। 18 5 90, 2 से 30 पर जाएगा, 5 5 25 3 75, 750 x की वैल्यू। यही ट्रेन की लेंथ है, यही प्लेटफॉर्म की लेंथ है, जिसकी भी वो पूछेगा आप यही बताओगे, क्योंकि दोनों की बराबर है। क्लियर है, तो ये चीज़ मेंटली कर पाओगे कि इन तीनों में से कौन से 2 गिवन है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी ऐसे ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो कि ये बेसिक क्वेश्चन है, नहीं सारे ऐसे ही हैं।
देखो, ट्रेन इज traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds। तो यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दी है, इट ऑल्सो पासिस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज। तो पहले जिनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है उनको देखो, उसने क्या क्या बताया है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी, ओके। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इनमें से क्या क्या गिवन है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो उससे हाफ है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं, ठीक है। और दोनों ट्रेन की स्पीड बता दी और डायरेक्शन भी बता दी, तो स्पीड हमें मिल गई क्रॉसिंग की, ठीक है। क्रॉसिंग का टाइम बता दिया, तो क्रॉसिंग का डिस्टेंस मिला पड़ा है कि नहीं, स्पीड और टाइम बता दी। और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में। तो जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं दूसरी ट्रेन इससे हाफ है, तो जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ मैंने मान ली 2x और दूसरी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी x जो इससे हाफ है। हमारी ट्रेन ये वाली है, ये नहीं है कि एंड में x की वैल्यू निकाल कर उसी को यूज कर दो। हमारी ट्रेन ये वाली है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है x। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा क्रॉसिंग में जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। स्पीड कौन सी यूज होएगी, डायरेक्शन क्या है सर, ऑपोजिट है, तो सम कर दो स्पीड का 90, 48 + 42 90। सर मीटर पर सेकंड में बदल दें, जी हाँ, बार बार पूछो मत, खुद ही बदल दो, ठीक है। टाइम कितना लगा इस डायरेक्शन, इस काम के अंदर 12 सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो समझ रहे हो, मैं एग्जाम में सिर्फ ये लिख के मतलब ऐसे कर लेता, ये ऐसे है, तो मैं अभी फिलहाल आपका टेम्पो बना रहा हूँ। 18 5 90, पढ़ोगे नहीं तो टेम्पो ही बनाऊंगा, रिक्शा ही बनाऊंगा, ठीक है। पढ़ लोगे तो गाड़ी बन जाएगी। 3x = दिस, 3x की वैल्यू ये है, तो मैं 3 से काट दूँ, 3 चौके 12, ये x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 के 100। अगर x की ये वैल्यू है जी 100, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू भी है 200, ठीक है। तो हमारी ट्रेन की लंबाई 2x थी, 200, दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो हमारी ट्रेन है इट ऑल्सो पासिस ए रेलवे प्लेटफॉर्म, ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पास करते हैं 45 सेकंड में, तो इतने सेकंड में। तो स्पीड गिवन है, जी हाँ, स्पीड तो वही रहेगी जो इस ट्रेन की है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं करते। टाइम बता दिया, जी हाँ, फिर से डिस्टेंस पूछ लिया, सिंपल सी बात है। इस क्रॉसिंग के अंदर डिस्टेंस कितना लगेगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड, हमारी वाली ट्रेन की ये स्पीड है, प्लस ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस कवर होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यूज होगी हमारी वाली ट्रेन की, ठीक है, 48 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, और टाइम कितना लगा उसने बता रखा है 45 सेकंड। तो ये सिंपल सी बात है जी, करें फिर से काटो, 6 से ही काटना पड़ेगा, 8 48, 6 3 से जाएगा 15 पर, ठीक है। 8 5 40, 600, 200 + वट इज इक्वल टू 600, इस वट की वैल्यू हो जाएगी 400। प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है दैट इज 400, ऑप्शन डी, ठीक, क्लियर। ये बताओ, two trains are running in opposite direction with the same speed if the length of each train is equal to 120 मीटर। हर एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो क्या गिवन है भैया, डिस्टेंस गिवन है जी, ठीक है। डायरेक्शन बता दी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है जी। ये चीज़ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है कि डिस्टेंस गिवन है एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड, और उस क्रॉसिंग का टाइम गिवन है, तो स्पीड मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो वो स्पीड ही पूछ रहा है। तो उस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है जी, हर एक ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है और दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, 120 + 120, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया सर 240। डिस्टेंस बटे में टाइम इज इक्वल टू स्पीड। टाइम कितना लगा उनको सर, 12 सेकंड लगे, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉसिंग हुई है। 20, इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस हमें पता है, इस क्रॉसिंग का टाइम हमें पता है, क्रॉसिंग की स्पीड निकाली है, तो क्रॉसिंग की स्पीड ये है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों ट्रेन की स्पीड, और इस क्रॉसिंग के अंदर डायरेक्शन क्या थी सर, डायरेक्शन थी ऑपोजिट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग की स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का सम, तो दोनों ट्रेन की स्पीड का सम है ये, एक ट्रेन की स्पीड नहीं है,
दोनों ट्रेन की स्पीड का सम, और दोनों की स्पीड सेम थी, यानी कि एक ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इससे आधी, हर एक ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इससे आधी, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो 10 मीटर पर सेकंड को बदल लो किलोमीटर पर आवर में, बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ गए, क्लियर। ई बताओ, ये देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। हाँ जी, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पे आ रही हैं, ठीक है जी। ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन, यहाँ पर इसकी बात को ध्यान से पढ़ना। ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस द अदर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन, एक बंदा है जो कि एक ट्रेन में बैठा है। ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस, तो ये पर्सन की बात कर रहे हैं। जो पर्सन है ये एक ट्रेन में बैठा है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये पर्सन पास करता है दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में। तो यहाँ पर दो ट्रेन है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये एक ट्रेन है और यहाँ पर ये दूसरी ट्रेन है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि एक बंदा है जो मान लो यहाँ पर बैठा है, इस ट्रेन के अंदर, खिड़की के अंदर यहाँ पर बैठा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बंदा है जो उस ट्रेन के अंदर बैठा है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये पर्सन इस ट्रेन को पास कर रहा है 18 सेकंड में। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो कौन से दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है, यहाँ पर सबसे पहला कन्फ्यूजन बच्चों में होता है। उनको ये लगता है कि ये जिस क्रॉसिंग की बात कर रहा है, ये जिस टाइम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। नहीं, इस ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा है, उस बंदे की और इस ट्रेन की क्रॉसिंग है। ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस अनदर ट्रेन। अब हिंदी में पढ़ते हैं, देखो। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई रेल में बैठा एक व्यक्ति दूसरी रेल को 18 सेकंड में पार करता है। ये व्यक्ति पार कर रहा है दूसरी रेल को, ये पर्सन पार कर रहा है। यहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो इस बंदे की और इस रेल की है। ये बंदा किस स्पीड से मूव कर रहा है सर? अगर ये ट्रेन 80 की स्पीड से मूव कर रही है तो बंदा भी 80 की स्पीड से मूव कर रहा है। कॉमन सेंस है ना। तो इस बंदे की स्पीड हम 80 किलोमीटर पर आवर मानेंगे। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं क्रॉसिंग के? ये बंदा और ये ट्रेन। इफ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज 1000 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ अगर 1000 मीटर है, देन तो इसकी स्पीड बताओ। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही सिंपल बात है। तो बताओ है कि नहीं। क्रॉसिंग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। का पूछत रहे, देन इट स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो इसका मतलब हमें क्रॉसिंग की स्पीड नहीं पता। अगर उसने आपसे स्पीड पूछी है तो स्पीड नहीं पता, टाइम पूछा है तो टाइम नहीं पता, उसने वो चीज़ बताई नहीं होगी। स्पीड के अलावा सब कुछ बता रखा होगा। क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है? इस बंदे की और इस ट्रेन की क्रॉसिंग है। दो ऑब्जेक्ट है, ट्रेन और बंदा, तो दोनों की लंबाई सम होएंगी। तो बंदे की लंबाई तो हम मानते नहीं, तो सिर्फ इस ट्रेन की जो लंबाई है, क्रॉसिंग का डिस्टेंस है ये, ठीक है। डिस्टेंस बटे में टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। क्रॉसिंग का टाइम कितना है? 18 सेकंड। तो ये स्पीड आ गई मेरे भाई, ये मीटर पर सेकंड में आ गई, लेकिन ये मांग रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो कर दो 18/5, ठीक है जी। फिर ये तो 200 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये 200 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये इस क्रॉसिंग की स्पीड है। हम DST जो लिखते हैं वो इस क्रॉसिंग का लिखते हैं। इस क्रॉसिंग की स्पीड है। क्रॉसिंग की स्पीड ये किस डायरेक्शन में है सर? ये 80 की स्पीड से उधर और ये इधर, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का सम होगा। दोनों की स्पीड का सम 200 है। इस क्रॉसिंग की स्पीड क्या होगी? जो भी दोनों की स्पीड का सम होएगा।
80, 200 में से 80 तो ये हो गई, तो यानी कि ये 120 किलोमीटर पर आ रहा है इस ट्रेन की स्पीड। ठीक, क्लियर है? स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए अभी। ये बताओ, A train of length 200 meter crosses a cyclist coming in opposite direction with a speed of 5 meter per second in 10 seconds. एक ट्रेन एक साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। इन हाउ मच टाइम द सेम ट्रेन कैन क्रॉस अनदर साइकिलिस्ट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल जाएगी, फिर उसको हम अगले सेंटेंस में यूज़ करके आंसर कर देंगे, बस यही मामला है। तो साइकिलिस्ट की तो कोई लंबाई नहीं मानेंगे, ये मत बोलना सर साइकिल लंबी होती है, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, स्पीड हमें मिल जाएगी। तो एक बार साइकिलिस्ट की स्पीड तो हमें ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, इस क्रॉसिंग में डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लेंथ और साइकिलिस्ट की लेंथ। तो साइकिलिस्ट की लेंथ हम मान नहीं रहे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया जी 200। डिस्टेंस बटे में टाइम, टाइम कितना है जी 10 सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इस क्रॉसिंग की। 20 मीटर पर सेकेंड में से साइकिलिस्ट की, और ये डायरेक्शन क्या थी जी, ऑपोजिट डायरेक्शन थी। तो क्या हुआ होगा, ये सम होगा दोनों की स्पीड का। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है क्रॉसिंग की, वो दोनों की स्पीड का सम होता है। तो 20 में से 5 मीटर पर सेकंड तो साइकिलिस्ट की स्पीड है, तो बाकी की 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी। ये साइकिलिस्ट की है, ट्रेन की है। तो ट्रेन की स्पीड मिल गई जी, हाँ मिल गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यही ट्रेन किसी दूसरे साइकिलिस्ट को जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में कवर करेगी। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगा क्रॉसिंग का, सर सिर्फ ट्रेन की लेंथ, क्योंकि साइकिलिस्ट की लेंथ नहीं मैटर करेगी। तो ट्रेन की लेंथ है जी 200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कितना टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, साइकिलिस्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो टोटल सम कितना हो जाएगा जी, 15 + 10 25। ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो 25 की स्पीड से क्रॉसिंग होएगी जी। ठीक है, 25 8 200, 8 सेकंड लगेंगे मेरे भाई। ठीक, क्लियर, आसान। ये क्वेश्चन आसान हो रहे हैं कि नहीं आपके लिए? A moving train passes a platform 50 meter long in 14 seconds and a lamp post in 10 seconds. Then the speed of train will be 50/4, 25/2, 18/5, 2 निम्मे 5, 45 हो जाएगा इसका आंसर। इतने इजीली आप निकाल। तो देखो, जो मूविंग ट्रेन है वो किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितनी लंबाई ट्रेवल करेगी, इस क्रॉसिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन ने खुद की लेंथ, ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली टी, खुद की लेंथ टी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 50 मीटर। इतने डिस्टेंस को क्रॉस करने में, और इस डिस्टेंस को क्रॉस किस स्पीड से हम कर पाएंगे, क्या प्लेटफॉर्म मूव हो रहा है, नहीं सर प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं होते। तो इस क्रॉसिंग की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड यूज होएगी जी हाँ। तो ट्रेन की स्पीड यूज हुई है, ट्रेन ने, इसका मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेन ने कवर किया है अपनी स्पीड से जी हाँ। ट्रेन ने खुद की लेंथ प्लस 50 मीटर क्रॉस करने में 14 सेकंड ले लिए। और उसने क्या बताया है कि एंड ए लैंप पोस्ट, ट्रेन लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो जब ट्रेन लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है उसको, खुद की लेंथ जितनी, लैंप पोस्ट की लेंथ को तो हम इग्नोर करते हैं, तो यानी कि टी मीटर। ट्रेन ने टी + 50 मीटर क्रॉस करने के लिए 14 सेकंड लिए, और ट्रेन ने टी मीटर क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड लिए। दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना चाहा। ऊपर वाली सिचुएशन में ट्रेन ने 4 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं, क्यों, ट्रेन इस डिस्टेंस को चलने में 10 सेकंड लेती है टी, तो टोटल 14 लिए हैं, यानी कि 50 मीटर के लिए 4 सेकंड लेती है। तो ट्रेन 50 मीटर इतना डिस्टेंस इतने टाइम में चल देती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ट्रेन 50 मीटर 4 सेकंड में चल देती है, तो ये इसकी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 कर लो, दैट्स इट। ठीक है, 5 चौके 20, 20 से काटूंगा, 0 से इसको काटूंगा, 2 निम्मे 18, 45। ठीक है जी, क्लियर है।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन दो, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने वहीं पर कंपेयर कर ली थी कि नीचे वाली सिचुएशन में तो ट्रेन को खुद की लेंथ कवर करनी पड़ रही है, खुद की लेंथ जितना चलना पड़ रहा है उसके लिए इसको 10 सेकंड लग रहे हैं। ऊपर वाली सिचुएशन में इसको खुद की लेंथ प्लस 50 मीटर चलना पड़ रहा है, उसके लिए इसको 14 सेकंड लग रहे हैं। ऊपर वाली सिचुएशन में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चलना पड़ रहा है, 50 मीटर। एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड। यानी कि उस 50 मीटर के लिए वो 4 सेकंड ले रही है, तो 50/4 25/2 इंटू 18/5, ठीक है। अब इसको कर लोगे, बताओ। कम से कम लिख के करो, पहले कोशिश करो कि आप इसको मेंटली करो, मेंटली ही कर पाओगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेन ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर। तो ऊपर वाली सिचुएशन में वो खुद की लेंथ और 300 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नीचे वाली सिचुएशन में खुद की लेंथ और 240 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ऊपर वाली सिचुएशन में कितना एक्स्ट्रा उसको चलना पड़ रहा है, सर 60 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। उसने टाइम कितना एक्स्ट्रा ले लिया, सर उसने 3 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो उस 60 मीटर के लिए उसने 3 सेकंड टाइम ले लिया भाई। 20 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड, उस 60 मीटर के लिए उसने 3 सेकंड ले लिया, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 18/5 से मल्टीप्लाई, 72 किलोमीटर पर आवर। मेंटली कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर लेंथ पूछ ले तो वो ट्रेन की लेंथ पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई, जी हाँ, आपको ये मिल गया ना कि वो ट्रेन जो है वो 60 मीटर चलने में, वैसे स्पीड निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक हिसाब की स्पीड ही है कि 60 मीटर चलने में 3 सेकंड ले रही है। ये स्पीड ही तो है ना, इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में करिए। 60 मीटर चलने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं, तो 60 मीटर का कितने गुना है ये, फिर ये 5 गुना है, तो 3 का 5 गुना 15, तो यहाँ पर उसको 15 सेकंड लगेंगे। 300 मीटर चलने में उसको 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में टोटल सेकंड उसको लग रहे हैं 21। तो बाकी के 6 सेकंड कहाँ गए सर, वो ट्रेन खुद की लेंथ को कवर करने में यूज़ कर रही है। ट्रेन को दो तरह की लेंथ चलनी है, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो खुद की लेंथ के लिए बाकी के 6 सेकंड यूज़ कर रही है। 6 सेकंड में वो 120 मीटर जा सकती है, हाँ जी सर, तो वही उसकी लेंथ है। 6 सेकंड में खुद की लेंथ कवर कर रही है। दूसरे तरीके से इसको कराऊँ तो एक बार ये देखो, एक बार ये देखो, स्पीड निकाल के भी कर लेंगे अब की बार। A train passes two bridges of length 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकंड इन 60 सेकंड। ट्रेन खुद की लेंथ और साथ में 800 मीटर, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन ले रही है भाई 100 सेकंड। और ट्रेन खुद की लेंथ और 400 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन ले रही है 60 सेकंड। ऊपर वाली सिचुएशन में ट्रेन को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, फिर 400 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, जी हाँ। उस 400 मीटर डिस्टेंस के लिए उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, फिर 40 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ जी सर, ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो ठीक है। 100 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में वो 10 मीटर जा सकती है तो 100 सेकंड में कितना जाएगी, तो 100 इंटू 10 सर 1000 मीटर चली जाएगी, यानी कि ये 1000 मीटर है। अब मैं इसकी स्पीड निकाल कर रहा हूँ, तो 1000 में से 800 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है, या फिर नीचे यूज़ कर लो। ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो 60 सेकंड में उसने पक्का 60 इंटू 10 600 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। 600 में से 400 यहाँ पर रहा, 200 ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ इज ऑप्शन सी। तो जब हम चीज़ों को क्लियर कट देख पाते हैं तो आसान हो जाती हैं। जितनी बेसिक्स की क्लैरिटी आपको होगी, चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएंगी। क्या गिवन है, क्या निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं आराम से पानी पीऊँ, वीडियो को पॉज ना करें, और इसको करने की कोशिश। आसान क्वेश्चन है, अगर ठीक डायरेक्शन में सोच पाए। हाँ जी,
2 persons are walking in the same direction at the rates of 3 किलोमीटर and 6 किलोमीटर पर आवर। दो बंदे हैं सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए ट्रेन कम्स रनिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड पासिस देम इन 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो दो बंदे हैं, मान लो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है। ये ट्रेन है, ये यहाँ से ऐसे आई और एक बंदे को, ये 3 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये 6 की स्पीड से। एक बंदे को क्रॉस करने में इसने 9 सेकंड लिए, तो बताओ किसको क्रॉस करने में 9 सेकंड लिए होंगे वैसे? बिकॉज ये बंदे भी उधर मूव हो रहे हैं। हाँ जी सर, बंदे भी उधर मूव हो रहे हैं। इस बंदे को जब ट्रेन ने क्रॉस किया 3 किलोमीटर पर आवर वाले को, तो कौन सी स्पीड से ट्रैवल की? ये जो 6 किलोमीटर पर आवर वाला बंदा है, ये उस डायरेक्शन में थोड़ी सी तेज़ी से चल रहा है, तो इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रेन के साथ ही चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर 9 सेकंड लिए होंगे इसको क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में 10 सेकंड लिए। मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन तो 2 स्टेप का ही है। क्लियर है? तो 2 सिचुएशन है। इस बंदे को क्रॉस किया तो 9 सेकंड लिए, इस बंदे को क्रॉस किया तो 10 सेकंड लिए। क्रॉसिंग के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? सर ट्रेन की लेंथ जितना, बंदों की लेंथ तो हम कंसिडर नहीं कर रहे। वेरी गुड, नाइस पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, 2 सिचुएशन है, 2 क्रॉसिंग हुई है, दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो उनकी स्पीड और टाइम का रेशियो वो इन्वर्स होएगा। तो दोनों क्रॉसिंग का टाइम कितना है? दोनों क्रॉसिंग का टाइम है सर 9 सेकंड और 10 सेकंड। ठीक है, तो टाइम का रेशियो है 9:10, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा 10:9। यानी कि इस क्रॉसिंग के अंदर जो स्पीड है और इस क्रॉसिंग के अंदर जो स्पीड है, उनके बीच में उनका रेशियो है 10:9। वैसे उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होएगा? सर 3 किलोमीटर पर आवर का होएगा। क्यों? इस बंदे को ट्रेन ने कवर किया होएगा T-3 स्पीड से, इस बंदे को कवर किया होएगा T-6 स्पीड से ना। 3 का फ़र्क है इन दोनों में, 3 का फ़र्क आया होगा नेट जो क्रॉसिंग की जो स्पीड रही होगी। सर रेशियो में तो फ़र्क 1 का है, एक्चुअल में 3 का है, तो क्यों ना 3 गुना कर दें। तो यहाँ पर तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉसिंग हुई है। ये क्रॉसिंग की स्पीड है, क्योंकि ये क्रॉसिंग का टाइम है। उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर 9 सेकंड लगे, यहाँ पर 10 सेकंड, तो यहाँ पर इतनी स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, यहाँ पर इतनी स्पीड से। तो यहाँ पर ये उस बंदे को क्रॉस करने की स्पीड है 3 किलोमीटर वाले को। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन ने क्या अपनी स्पीड से उसको क्रॉस कर दिया होगा? नहीं, ट्रेन ने T-3 इसको क्रॉस किया होगा। तो ये T-3 है, T-3 ट्रेन की स्पीड से 3 कम है, ये ट्रेन की स्पीड तो 33 है, या फिर ट्रेन की स्पीड से 6 कम है, ये T-6 से इसको क्रॉस किया होगा। तो ये ट्रेन की स्पीड से 6 कम है, इसमें 6 जोड़ो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, इसमें 3 जोड़ो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर और नॉट? ठीक है जी। सिचुएशन समझने के बाद तो क्वेश्चन में तो कुछ मैंने कैलकुलेटिव तो किया नहीं, यही लिखना है बस, ये तो दिमाग का खेल है सर। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे आप ऐसा? बताओ। उसी टाइप का है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, मतलब टाइप भी थोड़ा सा अलग ही बोल सकते हैं, उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग का है। चलो बताता हूँ। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट ए ट्रेन टेक्स 3 seconds टू पास हिम एंड अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ की ट्रेन है वो, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बंदा खड़ा है यहाँ पर, ये एक ट्रेन है, यहाँ से ऐसे आई, और ये एक ट्रेन है, ये यहाँ से ऐसे आई। सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। एक ट्रेन ने इसको पास किया, ठीक है, तो इस ट्रेन ने इसको 3 सेकंड में पास कर दिया, और इस ट्रेन ने इसको 4 सेकंड में पास कर दिया। तो जिसने 4 सेकंड में पास किया वो थोड़ी मंदी स्पीड पे चल रही होगी, उसको ज़्यादा टाइम लग गया। जब इस ट्रेन ने इसको पास किया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा उस क्रॉसिंग के लिए? ट्रेन को खुद की लेंथ, बंदे की लेंथ तो मैटर नहीं करती। इस क्रॉसिंग में भी ट्रेन को खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस चलना पड़ा। जी हाँ, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। जी हाँ, तो दोनों क्रॉसिंग के अंदर जो डिस्टेंस चला गया, मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर करती हैं, ये 3 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, डिस्टेंस सेम है। तो टाइम का क्या रेशियो है? 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो स्पीड का क्या रेशियो होगा दोनों ट्रेन की का? 4:3। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 4:3 होगा। ठीक,
द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू पास ईच अदर, ट्रेन एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लेंगी, बताओ कैसे करें। इसके बाद यार ना तो ट्रेन की लेंथ गिवन, कैसे करें। स्पीड का रेशियो है, एक्चुअल स्पीड नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आप मान लो इसकी जो स्पीड है ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ 3 चौके 12, 12 यूनिट। इस ट्रेन की लेंथ 4 थी, 12 यूनिट, इस ट्रेन की लेंथ 12 यूनिट। ये 12 मीटर भी नहीं है, 12 किलोमीटर भी नहीं है, 12 यूनिट है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 3 यूनिट पर सेकंड, 4 यूनिट पर सेकंड, 3 यूनिट पर सेकंड। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं रिलेटिव स्पीड के अंदर, ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। ठीक है, हमें सिर्फ ये निकालना है ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्रेन की लेंथ 12 यूनिट, इस ट्रेन की लेंथ 12 यूनिट, 12 और 12 24, तो 24 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेंगी। इनकी स्पीड का सम क्या है, 4 और 3 7, 7 यूनिट पर सेकंड। ये देखो यूनिट से यूनिट कट गया, तो 24/7 सेकंड, 7 × 21, 3 3/7 सेकंड, ये आंसर हो जाए। ठीक है, 3 3/7 सेकंड। क्लियर है, समझ गए। एग्जाम में इसको ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि यूनिट है यूनिट है, ये तो मैं आपकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, हैं? कई सीपीओ में, सीजीएल में कई बार ये पूछे गए हैं, तो देखो सीएचएसएल में आप कर पाओगे कि नहीं। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। एक ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को वो 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, एंड ओवरटुक, तो ये उसके बाद उसने अगली सिचुएशन बता रही है कि एक मैन को भी ओवरटुक कर रही है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली है जी टी। तो ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो टी प्लस 200, ये हो गया डिस्टेंस इस क्रॉसिंग का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्रॉसिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में है, तो ट्रेन की लेंथ भी मैंने मीटर में मानी, क्योंकि मैं ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता, इसको किलोमीटर में मानूँ। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो क्यों ना इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दें, कर दी। टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा जी 30 सेकंड। ठीक है, लिख लिया मैंने जो भी लिखना। आगे, एंड दिस ट्रेन ओवर टुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक बंदा सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो बंदे को क्रॉस करने के लिए उसने खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। जी हाँ सर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ जितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, कितनी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड x है, बंदे की स्पीड 6 है, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों किया, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18। टाइम कितना लगा मेरे भाई, टाइम लगा जी 20 सेकंड। दैट्स इट, खत्म। अब सर इसका क्या करें वो आप बताओगे। क्या करूँ मैं, इसका x की वैल्यू निकालनी है, क्या करूँ। 2 वेरिएबल हैं t और x, क्या करूँ। ये ना करूँ कि t की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दूँ, t की वैल्यू यहाँ पर, ये t की वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, x ही रह जाएगा, दोनों तरफ सोल्व कर लेंगे। नाइस आइडिया है ना, ठीक है, अभी रख देते हैं। तो t की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, t की वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ऊपर भी 5/18 इंटू एक्स है, नीचे भी 5/18 इंटू एक्स मैं रखना चाहूँगा। करने को मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, बटे में 18 रहेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना पड़ेगा बाद में, नहीं तो एलसीएम लेते घूमोगे, बिना वजह की टेंशन होगी। तो मैं नीचे 18 रखना चाह रहा हूँ। बाहर है 20 पंजे 100, 100/18, तो जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैं टी की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो है 100/18 एक्स। उसके बाद हाँ, इसमें 6 को काट देता हूँ, इसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं x के साथ बस 18 रखना चाह रहा था, ताकि यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ। 6 3 18, 20 पंजे 100/3 माइनस 100/3, ये है t की वैल्यू। तो t की वैल्यू प्लस में 200 इस इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 पंजे 150, 150/18 एक्स। जब ये 100/18 एक्स उधर जाएगा तो देखो अब हुआ ना फायदा, 150 माइनस 100, 50/18 एक्स। अब कर लेंगे सिंप्लीफाई, अब क्या दिक्कत है, काटना पीटना होगा। तो 200 माइनस 100/3, तो 3 इंटू 200 600, 600 माइनस 100 500, 500/3। दैट्स इट, खत्म कहानी। अब बोलो मैं कौन रोकेगा। 550 से ये 10 पर जाएगा, 3 6 18,
6 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मत बोलना सर ये तो मीटर पर सेकंड में था, ये किलोमीटर पर आवर में था। x तो किलोमीटर पर आवर में ही है, मैंने 5/18 से गुणा करके ये पूरी वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, x खुद तो किलोमीटर पर आवर में ही है, मैंने किलोमीटर पर आवर में ही रखा था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर और नॉट? ये बताओ। A passenger train and a goods train are running in the same direction on parallel railway track, same direction में जा रही है। If the passenger train now takes 3 times as long to pass the goods train as when they are running in opposite direction, इसका मतलब समझो कि ये बोल रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पैसेंजर ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है, गुड्स ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करने में अब इफ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू पास द गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पास करने में अब 3 गुना टाइम ले रही है। किसके कंपैरिजन में? एज व्हेन दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे थे उसके ऑपोजिट में। अच्छा, यानी कि ये पैसेंजर ट्रेन जब गुड्स ट्रेन के ऑपोजिट में आती है उसके कंपैरिजन में अब 3 गुना टाइम ले रही है। अगर टाइम अब 3 गुना लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड तब 3 गुना थी। क्रॉसिंग के अंदर डिस्टेंस तो सेम ही कवर हो रहा है ना भाई, दोनों की लेंथ का सम है। ये अब 3 गुना टाइम ले रही है, यानी कि जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट में आती हैं तो इनकी स्पीड 3 गुना हो जाती है। अब इनकी स्पीड उसके कंपैरिजन में 1/3 है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं फिर से बताता हूँ, एक आधे बच्चे को ना आए। ये बोल रहे हैं और यहाँ पर एक बात तो ये पता लगती है कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। क्यों सर? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो पैसेंजर ट्रेन इसको ओवरटेक कर पा रही है। स्लो स्पीड वाली कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाती तेज गाड़ी को, है ना। ठीक, ये बोल रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन जब गुड्स ट्रेन को अब सेम डायरेक्शन में ओवरटेक कर रही है तो इसको 3 गुना टाइम लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही थी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड 3 गुना थी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में सम मैटर करता है। तो यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मैंने p मान ली, गुड्स ट्रेन की स्पीड मैंने g मान ली। p + g और p - g इसका रेशियो 3:1 है। इन दोनों की स्पीड का सम 3 गुना है इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस से। और यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो p/g, सर कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? अलजेब्रा में आप सीखोगे 3 + 1 4, 3 - 1 2, 2:1 आगे सीख लेना अलजेब्रा। ठीक, तो 2:1 उनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पैसेंजर टू द गुड्स? पैसेंजर टू द गुड्स 2:1। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। ये है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक बंदा है, इस बंदे का नाम है 1, यहाँ पर एक बंदा है, इस बंदे का नाम है 2। ठीक है, इनके घर वालों ने ऐसे ही नाम रख के, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, मेरे को मत बोल। तो इस बंदे का नाम है 1, इस बंदे का नाम है 2। तो यहाँ पर जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। ये दोनों बंदे ऐसे चल रहे हैं और ये सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे बीच में। तो जब ये मिल लेंगे, टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग, जब ये एक दूसरे को मिल लेंगे तो उसके बाद ये जो टाइम लेंगे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, यानी कि 1 जो है वो यहाँ पर पहुंचने में, 2 जो है यहाँ पर पहुंचने में, तब ये जो टाइम लेंगे उसका जिक्र हो रहा है कि जब दो चीज़ें आमने सामने से इकट्ठी चलें सेम टाइम पर और मिलने के बाद जब अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में वो जो टाइम लेगी ना, उसका कुछ रिलेशन होता है स्पीड के साथ, वो हम देखेंगे। करें फिर कहानी को स्टार्ट, इनकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, फिर उनको अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक टाइम पर चलेंगे और ये बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब की स्पीड तेज़ है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये सिंपल सी बात है। जो पहला बंदा है उसकी स्पीड को मैंने मान लिया है जी S1, ये S1 की स्पीड से, इसीलिए मैंने 1 और 2 नाम रखे थे। ए और बी रखता, 1 और 2 अच्छा रहता है ना, 1 2 ऐसे। इसकी स्पीड है S1, ये पहले वाला बंदा S1 की स्पीड से इधर आ रहा है और जो दूसरे वाला बंदा है वो S2 की स्पीड से उधर जा रहा है। ठीक, तो दोनों सेम टाइम पर चले थे हैं और दोनों यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि S1 ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन पॉइंट को भी मैं नाम दे दूँ A और यहाँ पर हो गया B। ठीक है,
ये m हो गया जहाँ पर ये दोनों मीट हुए, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो मिस करोगे, ठीक है। तो S1 बंदे ने A से लेकर M तक जाने में, और S2 बंदे ने, सॉरी नंबर 2 बंदे ने जिसकी स्पीड S2 है, उसने B से लेकर M तक आने में सेम टाइम लिया है, सेम टाइम तक वहाँ पर पहुँच गए हैं और मिल गए हैं। तो यहाँ पर इसने यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया उसको मैंने मान लिया T सेकेंड्स, T आवर्स, जो भी है मैंने T यूनिट, और इस बंदे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लिया वो भी हो गया T। दोनों सेम टाइम लेकर यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद पहले बंदे ने यहाँ से यहाँ तक M से लेकर B तक जो टाइम लिया वो मैंने मान लिया T1। पहले वाले बंदे की सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं, दूसरे वाले की ऊपर लिखी हैं। ऊपर वाले बंदे ने यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया वो लिया T2। तो अब मैं आपको कुछ रिलेशंस यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। ठीक, ये रिलेशन अब तक मैंने यूज़ होती नहीं देखी है एग्जाम के अंदर, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, 100% क्वेश्चंस के अंदर यही हुई है यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों बता दूंगा। सेकंड रिलेशन है कि भाई S1 बटे S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बटे T1। पहले बंदे की स्पीड और दूसरे बंदे की स्पीड का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, पहले बंदे के सामने दूसरे बंदे का टाइम लिखना, दूसरे बंदे के सामने पहले बंदे का टाइम लिखना। ये टाइम कौन सा है, जो इन्होंने मिलने के बाद कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में यूज़ किया था, ठीक। और उसको हम करेंगे जी अंडर। 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा, और वो होएगा अंडर रूट। ये दूसरा रिलेशन। क्लियर है मेरे भाई। तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, तीसरा रिलेशन ये हो सकता है कि अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना हो, यानी कि ए बी की लंबाई निकालनी हो, ए बी की लंबाई, तो यहाँ से वो क्या होएगा, आपको S1 और S2 दोनों मिल जाएंगे, तभी आप ए बी की लंबाई निकाल पाओगे, ठीक है। इस रिलेशन से S1 और S2 दोनों मिल जाएंगे। तो ए बी की लंबाई अगर आप S1 की टर्म में निकालना चाहो, ये कैसे आई है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। S1 के टर्म में निकालना चाहो तो S1 बंदे ने T टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, जी हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आने में T1 टाइम लिया, जी हाँ, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस बंदे की स्पीड है S1 और टाइम इसने लिया T प्लस T1। आप ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर दूसरे बंदे के हिसाब से निकाल सकते हो। दूसरे बंदे की स्पीड है S2 और उसने टाइम लिया T प्लस T2। तो सर ये T और T2 ये आपके पास होएंगे, तभी आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, ये सारी चीज़ क्लियर है। अब मैं बताता हूँ कि ये आई कैसे, ध्यान से सुनिए। यहीं पर बताएं, ये रिलेशन मेरे को दूसरे उस पर बतानी थी ना, अभी तो इरेजर, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। लेट मी इरेज देम। यहीं पर प्रूव कर लेते हैं, डायग्राम के सामने प्रूव करना ठीक रहेगा। देखो तो भाई इन दोनों को प्रूव करने के लिए देखो ज़रा ध्यान से, मैं इस डिस्टेंस को देख रहा हूँ, इस डिस्टेंस को ए से लेकर एम तक, ये डिस्टेंस कितना है S1 के टर्म्स में, S1 के टर्म्स में है S1T, ठीक है। डिस्टेंस कितना है S1T, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं वहाँ पर लिखते हैं, फिर मैं बाद में यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है S1T। इस डिस्टेंस को, ये जो S1T है, दूसरे बंदे ने, इस बंदे ने जब इस स्पीड से कवर किया S2 स्पीड से, तो इसको T2 टाइम लगा, S2 स्पीड से इसको T2 टाइम लगा। क्लियर है। या फिर इसको दूसरे वे से भी लिख दें, वो भी अच्छा रहेगा, 70 मिनट है ना, फिर डिवाइड करेंगे आ जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए कि ये जो डिस्टेंस है A से लेकर M तक, S1 बंदे ने T टाइम में कर लिया, तो S1 इंटू T, और यही डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ S2 बंदे ने T2 टाइम में कर लिया, S2 इंटू T, S2 इंटू T2, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, मैंने S2 को नीचे लिख दिया, मैं यही बोल रहा था, इसको वहाँ पर भी भेज सकते हो, कैसे भी समझ लो। ये हो गई पहली इक्वेशन। इसका प्रूफ आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हुआ, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं दोनों बंदों के फॉर्म में लिखूंगा, बस उसी से प्रूव हो जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को नीचे वाले बंदे ने, वो ऊपर वाले बंदे ने S2 की स्पीड से T टाइम में किया, तो S2 की स्पीड से T टाइम में किया, और नीचे वाले बंदे ने इसी डिस्टेंस को S1 की स्पीड से किया, तो डिस्टेंस अपॉन S1 उसको T1 टाइम लग गया, ठीक। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई,
तो आपको वो मिल जाएगी रिलेशन जो मैंने आपको बताई थी पहले। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड पर आएगा T1 इंटू T2 और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। देखो S1T बटे में S2 गुणा में S2T बटे में S1 इज इक्वल टू T2 इंटू T1, यह आया है ना। इधर देखो S1 से S1, S2 से S2, T स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देयर फॉर T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2। क्लियर है। दूसरी, अगर मैं पहले वाली को दूसरी वाली से डिवाइड कर दूंगा, S1T बटे में S2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, S2T बटे में S1 इस इक्वल टू T2 बटे में T1। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, उसी से बन जाएगी बात। T से T कट गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, S1 का स्क्वायर ऊपर तो, और नीचे आ रहा है S2 का स्क्वायर इस इक्वल टू T2 अपॉन T1। मैंने आपको क्या बताया था, अंडर रूट कर देते हैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के। S1 के सामने क्या आएगा, S1 के सामने आएगा T2, S2 के सामने आएगा T1 और अंडर रूट लगाना है। ठीक है, तो दो रिलेशन है। अब मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ देखो जरा ध्यान से, कि यहाँ पर दो रिलेशन है मेनली जो अपने काम आएंगी। सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली रिलेशन है जो आज तक एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए वो बता देता हूँ, कि पहले बंदे और दूसरे बंदे की जो स्पीड का रेशियो है, S1 और S2, इनकी स्पीड का रेशियो है वो क्या है, जो भी इन्होंने एक दूसरे से मिलने के बाद जो टाइम लिया है, मिलने के बाद इसने T1 टाइम लिया, मिलने के बाद उसने T2 टाइम लिया। ठीक है, तो उन टाइम का जो रेशियो है, एक बात तो आपको क्लियर है कि जो स्पीड का रेशियो हो टाइम के रेशियो से रेसिप्रोकल होता है ना। तो उससे भी याद रख सकते हो आप थोड़ी सी। तो S1 के सामने क्या आएगा, S1 के सामने आएगा T2, मिलने के बाद इसने T2 टाइम लिया है, सॉरी S1 ने मिलने के बाद T1 टाइम लिया है, S2 ने मिलने के बाद पहुंचने में T2 टाइम लिया है, लेकिन उसका हमने रेसिप्रोकल करना है। S1 के सामने T2 डिस्टेंस लिखना है, S2 के सामने T1 डिस्टेंस लिखना है और अंडर रूट लगाना है। ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी आसान है, T इज इक्वल टू T1 इंटू T2। क्लियर है। जब तक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो मैं आपको लिखवाता नहीं, मैं आपको रटने की बोलता नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ, सीधे मार्क्स कट जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर आज तक सारे क्वेश्चन आए, इसके ऊपर नहीं आई है बट ठीक है। क्लियर है, करोगे अब, बताओ तो। टू ट्रेन्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X एंड Y। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या है, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे बट अभी समझाने के लिए बना रहा हूँ। टू ट्रेन्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X एंड Y टुवर्ड्स Y एंड X रिस्पेक्टिवली। ट्रेन A X से स्टार्ट कर रही है Y की तरफ और ट्रेन B जो है Y से स्टार्ट कर रही है A की तरफ। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को इन्होंने कहीं ना कहीं पर पास किया होगा। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes। तो पहले ए के बारे में बता रहा होगा, 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। इसको वाई पहुंचने में मिलने के बाद इसको इतना टाइम लगा और इसको इतना टाइम लगा। मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो ये क्या है, टाइम आफ्टर मीटिंग। मिलने के बाद कितना टाइम ले रहे हैं पहुंचने में, तो इसी के लिए मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है। क्या ये बताई है, ए और बी है ना, स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ठीक है, ए के सामने बी का टाइम, बी के सामने ए का टाइम, दैट्स इट। तो उसने स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, अभी कर देते हैं। तो ए के सामने बी का टाइम लिखना है। यहाँ पर बी को कितना टाइम लगा, 3 घंटे 20 मिनट। तो इसको आप क्या करो, या तो घंटों में बदल लो या मिनटों में बदल लो। 3 घंटे 180 मिनट और 180 और 20 200 मिनट। इसको लगे जी 200 मिनट बी को। ए को कितना टाइम लगा, 4 घंटे का मतलब है 240 मिनट। 240 और ये हो जाएंगे 288 मिनट। दोनों को सेम यूनिट में रखो, अभी आपको S1 और SB का रेशियो मिल जाएगा। 2 एकम 2, 2 144, तो 100 का अंडर रूट आ गया 10, 144 का आ गया 12, तो 10/12 यानी कि 5/6। यही पूछा है क्या।
इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 45 है तो 5 में 45, तो 6 में 54, इसकी हो जाएगी 54। आर वी क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नीज फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन दिस मच एंड दिस मच टाइम। तो हमें समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन है, कि एक दूसरे को मिलने के बाद बाकी जर्नी को इतने इतने टाइम में कवर किया, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 का। इफ़ द स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, तो सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। अब ए के सामने क्या लिखोगे, अंडर रूट बी का टाइम। जल्दी से बताओ भाई, पहले ए का टाइम लिख देते हैं नीचे। पहले उसने ए का टाइम बताया है 6/1/8 आवर्स, 8 चिके 48 और 49/8। ए का टाइम बी के सामने लिख दिया, ठीक है। अब बी का टाइम क्या है 8, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/7, ये इनका रेशियो आ गया। उसने क्या बताया है स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 28, 7 का 4 गुना, तो स्पीड ऑफ ए विल बी 8 चौके 32। दैट्स इट, एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सीजीएल टीयर 2 का। और बोलो, क्लियर है? डायरेक्टली हो रहा है? ये बताओ। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, वैसा इक्वेशन है, एक्स से वाई, वाई से एक्स, ठीक। आगे पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चला। एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो इतने और इतने घंटे लेते हैं टू रीच द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। टाइम आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का टाइम बताया जाएगा, टाइम आफ्टर मीटिंग का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए को कितना टाइम लगा, ए को इतना टाइम लगा, तो ये बी के सामने लिखूंगा 9 5 45 और 4 49/9, ये मैं बी के सामने लिखूंगा 49/9। 9 पलट के ऊपर गया। बी को टाइम लगा 9 आवर्स, तो ये मैंने लिख दिया ऊपर, तो ये आ गया 9/7। ये कहाँ पर पूछा गया, ये भी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। पिछले वाला 2018 के टीयर 2 में, ये 2019 के टीयर 2 में, देख लो कंसिस्टेंसी, ठीक। तो 9:7। इफ द स्पीड ऑफ ए, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33, 9 यूनिट की वैल्यू 33 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33/9, और 7 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये 3 3 9 3 11 77/3, 3 दूनी 6, 3 5 15 25/3, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ। P and Q start running simultaneously, one from point A to point B, एक A से B की तरफ जा रहा है, सेकंड फ्रॉम पॉइंट B to point A, एक B से A की तरफ आ रहा है। P की जो स्पीड है वो 6/5 ऑफ Q की स्पीड है, यानी कि अगर Q की स्पीड 5 है तो P की स्पीड 6 है, ठीक है जी। आफ्टर क्रॉसिंग Q, P takes 2.5 hours to reach B. How much time does Q take to reach A after crossing? तो अब की बार उल्टा हो गया, वो कर क्या रहे थे, वो टाइम का रेशियो बता रहे थे, स्पीड का रेशियो हम निकाल रहे थे। अब की बार उसने स्पीड का रेशियो बता दिया, टाइम का रेशियो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लियर है ना, ये क्लियर है कि स्पीड ऑफ ए बटे में P एंड Q स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली। बंदों के नाम अब की बार P और Q हैं। स्पीड ऑफ P बटे में स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू टाइम ऑफ P बटे में, सॉरी, टाइम ऑफ P, टाइम ऑफ Q बटे में टाइम ऑफ P। तो पहले क्या हो रहा था, वो ये बता रहा था, ये पूछ रहा था, अब की बार इसका रेशियो बता दिया, ये पूछ लिया। उसने स्पीड ऑफ P क्या बताई है, वो 6/5 बताई है Q की स्पीड मैंने 5 मान ली, तो P की स्पीड 6 होगी। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, उसने एक का टाइम बता दिया, दूसरे का टाइम निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 36/25 इज इक्वल टू, उसने क्या बताया, किसका टाइम बताया है आपको, उसने आपको बताया है P का टाइम। तो P का टाइम कहाँ पर लिखना है, P का टाइम Q की स्पीड के सामने लिखना होता है, क्योंकि तो यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है।
और फिर ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मैं लिखूंगा क्यू का टाइम, टाइम ऑफ क्यू, दैट्स इट। क्यू का टाइम पूछा है कि क्यू को कितना टाइम लगेगा बाद में, ये निकाल दो। 5 5 25, 2 से जाएगा जी 18 पर, 18/5 यानी कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3.6, या फिर दिमाग खराब है ऐसे कर 5 3 15, 3 3/5, 3 घंटे और 60 से गुणा करूंगा 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट लगेंगे, 3:36 मिनट। हालांकि ये गलत है, ये गलत फॉर्मेट है, 3 आवर 36 मिनट ऐसे होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट गलत है, बट आप समझ गए, ठीक है। Two buses A and B started simultaneously from cities P and Q towards Q and P respectively. The ratio of speeds of A and B is this. The buses meet after 11 a.m. Meet at 11 a.m. in between P and Q. ठीक है. If bus A reaches city Q at 3 p.m. what is the time? मैं आपको डायग्राम बना के एक बार समझा दूँ. Two buses A and B started from cities P and Q. ये P है, ये Q है. A यहाँ से जा रही है, B यहाँ से आ रही है. ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, जी हाँ ये मिलेंगे, ये 11 बजे मिले हैं, 11 AM, ठीक। तो देखो हमें एक बात पता है कि स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट स्पीड ऑफ ए के सामने क्या होगा, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, तो दैट इज टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 9/16। ये क्लियर है? अब क्या होएगा, अब वो आपको एक चीज़ का टाइम बता देगा, दूसरी चीज़ का टाइम पूछ लेगा और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसने किसी न किसी एक का टाइम बताया होगा। उसने क्या बताया है, तो बसेज हैं वो 11 AM पर मिल रही हैं। इफ़ बस ए रीचेज सिटी क्यू एट 3 PM, तो बस ए है ये सिटी क्यू पर 3 बजे पहुंच रही है, तो बताओ इसने कितना टाइम लिया। 11 बजे ये मिली थी, मिलने के बाद ये 3 बजे पहुंची है, तो इसने टोटल 4 घंटे लिए। तो ये किसकी बात हो रही है, ए की, तो टाइम ऑफ ए, इसने टोटल 4 घंटे लिए, तो 16 की जगह एक्चुअल में क्या है 4 आवर्स, यानी कि 1/4 चीज़ें हैं, तो 9 की जगह एक्चुअल में क्या होएगा 9/4 आवर्स। एक रियलिटी 1/4 है हमारे रेशियो से, तो 9/4 आवर्स लिए हैं किसने, बी ने, ठीक है। तो 9/4 आवर्स का क्या मतलब है, 4 दूनी 8, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है जी। कितने बजे के बाद मिली, तो ये 11 बजे थी, तो 11 में 2 घंटे जोड़ोगे तो 1:15 पर ये भी पहुंच जाएगी, यहाँ पर बी ये भी पहुंच जाएगी, इसने इससे आगे 2 घंटे 15 मिनट लिए। क्लियर है? तो 11 और 2 1:15 पर PM पर ये भी पहुंच, ठीक है जी। क्लियर है? ये बताओ, सुरेश स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस X to Y एंड राकेश फ्रॉम Y to X एट 9 AM। दोनों 9 बजे चलना स्टार्ट किया दोनों ने, ठीक है, कोई दिक्कत। After meeting on the way, Suresh and Rakesh reach Y and X in this many time, in this many time. Okay. At what time did they meet each other on the way? तो ये किस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ये X से स्टार्ट करता है, ये जो है ये Y से स्टार्ट करता है, सुरेश और राकेश, ठीक है। दोनों 9 बजे स्टार्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिले होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो सुरेश ने यहाँ पर टी टाइम लिया है, टी टाइम, दोनों को मिलने में टी टाइम लगा है, 9 बजे चले हैं, दोनों टी टाइम में यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद सुरेश जो टाइम ले रहा है वो है टाइम ऑफ सुरेश आफ्टर मीटिंग, टाइम ऑफ राकेश आफ्टर मीटिंग, तो वो तो इन्होंने बता रखा है। क्या बता रखा है कि सुरेश को लगे हैं जी 3 घंटे 12 मिनट और राकेश को लगे हैं मेरे भाई 1 घंटा 48 मिनट। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये T1 और T2 हैं और ये T है, तो मैंने आपको ये बताया था T = T1 × T2, ठीक है। कि इनको कितना टाइम लगा है मिलने में, अगर आपको ये निकालना है तो वो क्या हो जाएगा √ सुरेश को कितना टाइम लगा है 12 मिनट, घंटों में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। तो 12 मिनट का मतलब होता है 1/5, तो 3 1/5, मैं घंटों में निकालना चाह रहा हूँ टाइम को, तो 5 से 15 और 1 16/5, और राकेश को मिलने के बाद कितना टाइम लगा, इस 48 को घंटे में कन्वर्ट कर दो, 48/60, 12 चौके 48, 12 5 5 एकम 5 और 4 9/5, ठीक है।
तो अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, 16 का 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 4 3 12, 5 और 5 का 5 आ जाएगा, तो 12/5 इतने घंटे लगे हैं इनको मिलने में। टी की वैल्यू ये है, तो 5 दूनी 10, 2 आवर्स एंड 2/5 24 मिनट। और ये चले कितने बजे, चले हैं 9 बजे, और ये 9 बजे, तो टी की वैल्यू है 2 आवर्स 24 मिनट, तो 9 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद, तो 9 और 2 11:24 पर ये एक दूसरे से मिले हैं। क्लियर है? आर वी डन हेयर? ऑफ कोर्स वी आर डन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स मैंने कवर कर दी, और दूसरा क्या कवर कर दिया, टाइम आफ्टर मीटिंग का कंसेप्ट कवर कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपको मेंटल टेस्ट मिलेगा, और मेंटल टेस्ट का जानते हैं ना क्या है, कि कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं देखना है, इन सारे क्वेश्चंस को मेंटली करना है, ताकि जो स्टेप्स बार बार एग्जाम में आते हैं उनको हम मेंटली करेंगे, लिखना स्किप करेंगे, उससे भी टाइम आपका कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा है मैंने कोर्स बनाने, कहाँ पर क्या करना है, आपको क्या चीज़ चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो कहीं पर दी नहीं जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ इतना पढ़ो जितना कहीं पर पढ़ा नहीं जाता है, ऐसा रिजल्ट दो जितना कहीं पर दिया नहीं जाता। ठीक है, आपके हाथ में है आगे आपका करियर। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।